हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू द चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं हमारी एनसीईआरटी की इकोनॉमिक्स की इस क्लास में हम क्लास 11th के सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस को एमसीक्यू फॉर्मेट में कंप्लीट करने वाले हैं। अगर इकोनॉमिक्स से पहले अगर आपने बाकी सब्जेक्ट्स जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड साइंस की वीडियो नहीं देखी है तो वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। एक मेगा वीडियो मैंने बना दी है साइंस की, ज्योग्राफी की और हिस्ट्री की। उस एक वीडियो में आप सारे एनसीईआरटीज़ को कंप्लीट कर सकते हो क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक की। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द इकोनॉमिक्स। प्रोसीजर हमारा सेम रहने वाला है। फर्स्ट मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा एंड देन आई विल ऑल्सो गिव यू द एक्सप्लेनेशन पार्ट। एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आई विल ऑल्सो ट्राई कि आपका स्टैटिक का पोर्शन भी मैं रिवाइज करवा पाऊँ। ठीक है। So without wasting time, let's start our first question. Consider the following statement regarding the Indian economy during the first half of 20th century. हमें यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट बताना है। पहला स्टेटमेंट क्या है? At this time, the annual growth rate of Indian national income was more than 4%. अब 4% की ग्रोथ तो बहुत ज़्यादा होती है। 1947 में वी नो कि हमारा जो इंडिया है वो इंडिपेंडेंट हुआ था। तो इंडिपेंडेंट के जस्ट बाद 4% की ग्रोथ नहीं थी, ग्रोथ थी हमारे 2% की। ऑल्सो एट दिस टाइम पर कैपिटल जीडीपी ग्रोथ रेट वॉज 2% नहीं, इस 2% नहीं, 0.5% था। ठीक है। तो टू स्टेटमेंट हमें बताना है, इसमें से नीदर वन स्टेटमेंट नॉट स्टेटमेंट टू इज करेक्ट। और सेकेंड स्टेटमेंट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल की अगर मैं बात करूँ तो हिस्ट्री के लेक्चर में मैंने कम्प्लीटली आपको बहुत डिस्क्रिप्शन से समझाया था। तो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल का मोटिव क्या था? देखो, कोई भी इंडिया में जिसने भी रूल किया है, मेड बी मुग़ल को अपना टेरिटरी एक्सपेंड करना था। ब्रिटिश किस लिए आए थे? ब्रिटिश आए थे हमारे प्रॉफिट पर्पस के लिए। ठीक है। प्रॉफिट मतलब क्या? ट्रेड के लिए। उन्होंने एरिया जो भी एक्वायर किया या पॉलिटिकल एरिया एक्वायर किया, वो इसलिए नहीं किया कि वो मुग़ल जैसा टेरिटोरियल एरिया को रूल करके और वो फिर अपना नाम कमाना चाहते थे। नहीं, पॉलिटिकल एक्सपेंशन उन्होंने इसलिए किया ताकि वो ट्रेड कर पाएँ और ट्रेड से प्रॉफिट ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर पाएँ। क्योंकि हमारे इंडिया से सबसे पहले तो वो स्पाइसेस लेके गए। स्पाइसेस के बाद बंगाल पे उन्होंने कब्जा किया। कब? कंप्लीट कंट्रोल बंगाल का 1765 ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद आ गया। तो बंगाल के सारे रिसोर्सेज को ड्रेन कर दिया था एंड धीरे 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 इंडिया को बना दिया था रॉ मार्केट। रॉ मार्केट मतलब कि रॉ प्रोडक्ट्स इंडिया से एक्सपोर्ट होते थे बाहर की कंट्रीज़ के लिए। इंग्लैंड में जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुई तो इंग्लैंड से जो फिनिश्ड गुड्स थे, these goods were transported to India and then India became a market for finished product. यहाँ के जो लोकल हैंडीक्राफ्ट्स थे, लोकल प्रोडक्ट्स थे, वो डिक्लाइन कर गए थे। सो दिस इज़ अ बेसिक आइडिया रिगार्डिंग इकोनॉमी ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ट्रू स्टेटमेंट हमें बताना है। इंडिया वॉज बेसिकली अ कंट्री विथ एन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। येस, more than 70% of our Indian population still relies on the agriculture। एंड ये एक बहुत विडंबना की बात है, बहुत एक आयरॉनिकल चीज़ है कि बेशक इंडिया के एग्रीकल्चर में 70% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ इंडल्ज, बट जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है दैट इज़ वेरी लेस। ठीक है। जीडीपी में सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर जो अराउंड 20 to 25% कंट्रीब्यूट करता है। सबसे ज़्यादा इंडिया के इकोनॉमी में सर्विस सेक्टर ही जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन करता है। तो सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ एरिया अंडर एग्रीकल्चर टोटल एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज्ड बट एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन केप्ट डिक्रीजिंग। नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये गलत स्टेटमेंट है, ये रिवर्स स्टेटमेंट दिया हुआ है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ता गया, ज़्यादा हुआ। ठीक है। ज़्यादा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को प्रमोट किस लिए करते थे? ताकि टैक्स की रेवेन्यू भी ज़्यादा हो। ठीक है। प्रोडक्टिविटी जो थी वो डिक्लाइन होती गई बट एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो था वो इंक्रीज़ होता गया। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या कि किसान के पास ना तो प्रॉपर मीन्स थे, ठीक है, ना ही टेक्नोलॉजी का सपोर्ट था।
सो द फार्मर वॉज लेफ्ट ऑन द मर्सी ऑफ द लैंडलॉर्ड्स। ठीक है, तो जब भी आपके पास सीड्स नहीं होंगे, आपके पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं होगी, हाउ विल यू इंक्रीज योर आउटपुट, एग्रीकल्चरल आउटपुट। इट इज़ नियर टू इम्पॉसिबल टू इंक्रीज दी प्रोडक्टिविटी। दैट इज़ वाई दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। ट्रू स्टेटमेंट हमसे पूछा है, ओनली वन विल बी दी करेक्ट आंसर। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, इंडियन नेशनल कांग्रेस में एक इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए एक परफॉर्मा तैयार किया गया था। ये कौन से सेशन में, कौन से इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन से सेशन में ये इकोनॉमिक प्लानिंग की बात की गई थी, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। नाउ अब नेम ऑफ द बुक है एंड देन उनके ऑथर का नाम है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कौन सी बुक लिखी थी? उन्होंने लिखी थी इंडिया डिवाइडेड। रमेश चंद्र दत्त ने क्या लिखी थी? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। एंड बैडन पावल ने लिखी थी द लैंड सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इंडिया। लैंड सिस्टम में भी जो रेवेन्यू का सिस्टम होता था वो 3 टाइप का सिस्टम था। फर्स्ट वन वाज परमानेंट सेटलमेंट, इसकी डिस्क्रिप्शन तो मैंने ऑलरेडी हिस्ट्री के वीडियो में दे दी है, तो बस मैं एक आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। सेकेंड वन वाज महलवारी सिस्टम। थर्ड वन वाज रियोतवारी सिस्टम। ओके, नाउ आपको ये बताना है ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किसने दी थी? ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी कौन से लीडर ने हमारे दी थी, ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन है, इन द लेटर हाफ ऑफ 19th century some modern industry started to begin being established in India. Which of the following are included in it? कौन कौन सी इंडस्ट्री को इंक्लूड किया गया था? तो कॉटन एंड जूट इंडस्ट्री सबसे पहले इस्टेब्लिश की गई थी। जूट इंडस्ट्री बंगाल में, कॉटन इंडस्ट्री हमारे बॉम्बे में स्टार्ट की गई थी। ठीक है, तो 1 and 2 तो है ही, 3 and 4 तो नहीं थे। फर्स्ट हाफ, लेटर हाफ ऑफ द 19th century में अराउंड 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो थी वो शुरू हुई थी। तो थर्ड तो हमने डायरेक्टली एलिमिनेट कर दिया, वहाँ से भी हम डायरेक्टली ए आंसर पे आ सकते हैं। नाउ फर्स्ट हाफ ऑफ हमारा पूछा है यहाँ पे, कौन सी इंडस्ट्री स्टैब्लिश हुई थी इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 20th century? सीमेंट इंडस्ट्री बिल्कुल। कॉटन इंडस्ट्री अब भी हमने देखा है कि कॉटन इंडस्ट्री तो भैया 19th century के लेटर हाफ में इस्टेब्लिश हुई थी, तो इसका तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। फोर्ड हमने कर दिया एलिमिनेट। टाटा आयरन एंड स्टील, शुगर इंडस्ट्री, ये तीनों के तीनों हमारे करेक्ट ऑप्शन है। बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। देखो यहाँ पे ईयर याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस क्रोनोलॉजी याद रखना। सबसे पहले क्रोनोलॉजी में क्या है, तो वो है लेटर हाफ ऑफ 19th century, मतलब 1850s के बाद और 1900 के पहले, इन दोनों के बीच में कौन सी इस्टेब्लिश हुई थी इंडस्ट्रीज़? एक तो कॉटन, दूसरी हुई थी हमारी जूट। ठीक है, वैसे ही फर्स्ट हाफ ऑफ 20th century का क्या मतलब है? 1900 टू 1905। यहाँ पे कौन सी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हुई थी? यहाँ पे हुई थी सीमेंट। 1905 नहीं, 1950 है यहाँ पे। ठीक है, टाटा आयरन तो मैंने बता दिया 1907 में हुई थी। एंड देन शुगर इंडस्ट्री भी इसी टाइम पे हुई थी। ओके, सो 1 to 3 इज राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, करेक्ट आंसर हमें बताना है। द डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ऑन द पॉपुलेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया वॉज कलेक्टेड इन द सेंसस ऑफ 1831। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 1881 से पहले 1872 में इलेक्शंस की शुरुआत हुई थी। इलेक्शंस को कंडक्ट कराना शुरू किया गया था। एंड ये किसने शुरू किया था? मेयो ने शुरू किया था। ठीक है, लॉर्ड मेयो ने। और जो हर सेंसस हमें पता है हर 10 साल के बाद आता है, हर 10th ईयर में डेसीनियल टाइम्स में ये हमारा सेंसस आता है। तो उसकी रेगुलर सेंसस की शुरुआत हुई थी इन द ईयर 1881। ठीक है, नाउ सेकेंड स्टेटमेंट है, द सेकेंड फेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इज कंसिडर्ड टू हैव स्टार्टेड आफ्टर द ईयर 1921। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का हमसे ईयर इसने बोला है, तो ये भी बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। सेकेंड फेज हमारे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का, जहाँ की 1911 1921 में नेगेटिव ग्रोथ रेट इंडिया ने
रजिस्टर की थी, नेगेटिव ग्रोथ रेट, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। ड्यूरिंग द सेकेंड फेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इट वॉज फाउंड दैट द ओवरऑल लिटरेसी रेट ड्यूरिंग दैट पीरियड वॉज मोर देन 20%। नो, इतना ज़्यादा लिटरेसी रेट तो था ही नहीं, लिटरेसी रेट अराउंड 16% था। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे गलत है, फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज ट्रू, हमारा सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इन इंडिया ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। ठीक है, एग्रीकल्चर वॉज द बिगेस्ट ऑक्यूपेशन इन विच 80 to 85% ऑफ द पॉपुलेशन वॉज इंगेज। नहीं, अभी मैंने बताया आपको 70% ऑफ द पॉपुलेशन जो थी हमारी एग्रीकल्चर में इंगेज थी, 80 to 85% तो नहीं थी। हालांकि ये ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है कि एग्रीकल्चर वॉज द बिगेस्ट ऑक्यूपेशन, बट इसका परसेंटेज जो दिया है वो गलत है, वो अराउंड 70 to 75% होगा। दैट इज़ वाई हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। 20% ऑफ द पॉपुलेशन वॉज एम्प्लॉयड इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। नो, बिल्कुल गलत है। अराउंड 5 to 10% जो हमारे लोग थे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में थे, ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत है। एंड 15 to 20% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द सर्विस सेक्टर वॉज एम्प्लॉयड। तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है, 15 से 20% ऑफ पॉपुलेशन सर्विस सेक्टर में थी। आज भी मैंने बताया हमारे जीडीपी में अगर लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन मैं बताऊं अगर आपको लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन तो वो सर्विस सेक्टर का ही है, ठीक है। तो हमारा ओनली वन स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है, पहले और दूसरे स्टेटमेंट यहाँ पे रिस्पेक्टिवली गलत है। क्वेश्चन नंबर 8, the main objective of the planning in India was to initiate a process of development that would raise the standard of living and provide a new opportunity for a prosperous and diverse life। कौन से 5 ईयर प्लान में था? ये हमारे फर्स्ट 5 ईयर प्लान का टारगेट था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1915 में आया था। सेकेंड 5 ईयर प्लान की मैं बात करूँ तो हैवी इंडस्ट्रीज़ पे फोकस था। सेकेंड 5 ईयर प्लान को माइलनोबिस मॉडल भी कहते हैं। थर्ड 5 ईयर प्लान अशोक जी के रिकमेंडेशन पे बनाया गया था। फिफ्थ 5 ईयर प्लान जो था दैट फोकस्ड ऑन गरीबी हटाओ, ठीक है। जो 11th और 12th 5 ईयर प्लान था वो था सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव डेवलपमेंट। एक बेसिक आइडिया रखना इसके बारे में आप। सबसे बड़ी बात, प्लानिंग कमीशन जो थी वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं थी। प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग बनाया गया। कब बनाया गया? ये बनाया गया इन द ईयर 2015 एंड इसके चेयरमैन हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये भी आप ध्यान रखना। नीति आयोग का अब काम क्या है? नीति आयोग का काम है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, मतलब स्टेट्स के एंड सेंटर, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंटर गवर्नमेंट के बीच में एक इक्वालिटी और एक प्रॉपर बैलेंस बना के चलना ताकि नेशन वाइड ग्रोथ हो सके, ठीक है। इसका आंसर हालांकि हमारा रहेगा फर्स्ट 5 ईयर प्लान। आई होप कि जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ आपको वो आपको समझ में आ रही होगी। करेक्टली मैच हमें बताना है। कैपिटलिस्ट इकनॉमी, अब कैपिटलिस्ट इकनॉमी क्या होती है? ये वैसे उस तरह की इकनॉमी होती है जहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस मार्केट में नहीं होता है, ठीक है। प्राइवेट प्लेयर्स जो होते हैं वो प्राइसेस, डिमांड, सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट, इन सारी चीज़ों को प्राइवेट फोर्सेस जो है वो तय करते हैं। अब बेसिक एक चीज़ समझ लो कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी, इसको इस तरह से कैसे मैं समझाता हूँ, मान लो कि आपके कोई ब्रदर सिस्टर या आपके कोई रिलेशन में प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, तो मुझे बताओ प्राइवेट जॉब का मेन उनका क्या मोटो रहता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो कोई भी अगर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट कंपनीज अगर ऑपरेट करती हैं, उनका काम होता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना। तो जब प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ होगा तो उनको सोशल एस्पेक्ट से मतलब नहीं होगा, ठीक है। सोसाइटी से मतलब किसको है? सोसाइटी से मतलब है गवर्नमेंट को, लेकिन गवर्नमेंट तो हमारे कैपिटलिस्टिक मॉडल में इंटरफेयर ही नहीं करती है।
तो प्राइवेट प्लेयर्स ही डिसाइड करते हैं प्राइस को, डिमांड को और सप्लाई को इन दी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का क्या दिया है, मार्केट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई टू डिपेंड ऑन पावर्स। यस, मार्केट पावर्स, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सोशलिस्टिक इकोनॉमी, अब कैपिटलिस्टिक जैसे नाम से पता चल रहा है कि प्रॉफिट मेकिंग मैक्सिमाइजेशन इनका पर्पस है। सोशलिस्टिक इकोनॉमी में क्या, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, गवर्नमेंट का रोल आ जाता है यहाँ पे। अभी सोशलिस्टिक मॉडल पे चलने वाली मैं अगर इकोनॉमी की बात करूँ आपको, तो एक तो रशिया है, एक हमारी चाइना है। ये दोनों कैपिटलिस्टिक मॉडल में सोशलिस्टिक मॉडल में चलते हैं। सोशलिस्टिक मॉडल का क्या है, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपल बेस्ड ऑन नीड। यस, पीपल ओरिएंटेड होता है सोशलिस्टिक मॉडल। ये भी स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। अभी मान लो हमने कुछ चीज़ें कैपिटलिस्ट मॉडल से उठा दी, कुछ चीज़ें हमसे ने सोशलिस्टिक मॉडल से उठा दी, और इन दोनों को कर दिया हमने मिक्स। तो क्या बना, तो बना मिक्स्ड इकनॉमी। अब मिक्स्ड इकनॉमी का क्या मतलब है कि भैया यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट भी है, दोनों पार्टीज़ यहाँ पे हैं। लेकिन गवर्नमेंट तभी इंटरफेयर करेगी जब वो देखेगी कि प्राइवेट प्लेयर बहुत ज़्यादा जो है वो मार्केट को परेशान कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ा दे रहे हैं, या बहुत ज़्यादा जानबूझ के शॉर्टेज क्रिएट कर रहे हैं। तो दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी इज़ नोन एज मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, कैपिटलिस्टिक एंड सोशलिस्टिक इंक्लूजन ऑफ प्रॉपर्टीज़, दोनों इसके फीचर्स हैं, अभी मैंने बताया। एंड आई होप आपको कैपिटलिस्ट, सोशलिस्टिक एंड मिक्स्ड इकोनॉमी क्लियर हो चुकी होगी। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर निकल के आएगा ऑल थ्री। मिक्स्ड इकोनॉमी की अगर मैं बात करूँ तो यूएसए देख लो आप, देन आप इंडिया देख लो, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है ऑफ दी मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, कैपिटलिस्टिक मॉडल या इकोनॉमी से रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। तो अब जितना एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है आपको, उसी के बेसिस पे आप इसको सॉल्व कर लोगे। इन दिस इकोनॉमी द गुड्स प्रोड्यूस्ड आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट पीपल अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। अभी मैंने बताया आपको कैपिटलिस्ट मॉडल का तो काम ही होता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना। तो जो सबसे ज़्यादा पैसे भरेगा वो उसको प्रोडक्ट देंगे। तो यहाँ पे डिफरेंट पीपल अकॉर्डिंग टू देयर नीड, ये तो कुछ सोशलिस्टिक मॉडल जैसा लग रहा है सुनाई देने में, सुनने में तो यही लग रहा है कि ऐसा तो सोशलिस्टिक मॉडल में होता होगा। हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। In this economy, only those goods are produced from which benefits can be obtained from the domestic or foreign market of the country. Yes, ये पूरे पैराग्राफ की मैं बात करूँ तो क्या बता रहा है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो बता रहा है। तो बिल्कुल सेकंड का हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही है। अब थर्ड देख लेते हैं। इन दिस इकोनॉमी इफ़ कैपिटल इज़ चीपर देन लेबर, मोर लेबर इंटेंसिव मेथड्स आर यूज्ड। अब मुझे बताओ, अब इसको देखना, ये स्टेटमेंट को ज़्यादा दिमाग पे चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बेसिक टर्म में आपको समझाता हूँ। अभी हमने देखा किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कैपिटलिस्ट मॉडल के बारे में पढ़ रहे हैं। इनका मोटो क्या होता है, तो इनका मोटो होता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना। क्लियर, प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करने के लिए क्या होना चाहिए, कॉस्ट जो है प्रोडक्ट जितने कॉस्ट में बनेगा वो लोएस्ट होगी, बहुत कम कॉस्ट हो रही है, और सेलिंग प्राइस हमारा जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ होगा। बेसिक समझ आ गया। अब यहाँ देखो, इफ़ कैपिटल इज़ चीपर देन लेबर देन मोर लेबर इंटेंसिव मेथड आर यूज। एम क्या है, एम तो है हमारा कॉस्ट को लो रखना है, जितना लो हम रख पाएँ कॉस्ट को उतना ही ज़्यादा बेटर हमारे लिए। तो यही तो वो बोल रहा है कि अगर कैपिटल हमें चीपर पड़ेगी लेबर में तो लेबर इंटेंसिव मेथड यूज़ करेंगे। मान लो हमें मशीन्स महंगी पड़ रही हैं, ठीक है, और लेबर हमें, जो कि पता है इंडिया में बहुत ज़्यादा अनस्किल्ड लेबर और एबंडेंट लेबर है, तो लेबर हमारे पास बहुत चीप है इंडिया में, तो ऑब्वियसली हम लेबर का यूज़ करेंगे, ज़्यादा मशीन्स का यूज़ हम नहीं करेंगे। एग्रीकल्चर एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, एग्रीकल्चर एक बहुत अच्छा एग्जांपल है इंडिया में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जैसे यूएसए में बड़े बड़े थ्रेशर्स यूज़ होते हैं, बड़े बड़े हार्वेस्टर्स यूज़ होते हैं, इंडिया में नहीं होते हैं। इंडिया में क्या,
इंडिया में माइग्रेशन होता है लेबर का एग्रीकल्चर के पर्पज़ के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल झारखंड, वेस्ट बंगाल, यूपी, बिहार से लेबर सारे जाते हैं दिल्ली में, मध्य प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में, और वहाँ जाते हैं किस लिए जाते हैं? वहाँ जाते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम करने के लिए। तो वो हमारे इकोनॉमी को भी ड्राइव कर रहा है। आई होप कि आपको मैंने रिलेट करके बताया है इसको पूरे इंडिया के पर्सपेक्टिव में। आई होप कि आपको ये सारा का सारा नेक्सस समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमारे इंडिया की इकोनॉमी इज़ हाईली बेस्ड ऑन लेबर, इसीलिए हम प्रोडक्ट्स यहाँ पे बहुत चीपली प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट जो है हमारा, ठीक है, वो यहाँ पे क्या है, गलत है, क्योंकि लेबर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा हमारा ओनली 2। अब सोशलिस्टिक इकनॉमी आ गई। अब देखो, ये भी तो मैंने अभी आपको बताया है, डिस्क्रिप्शन में बताया है इसके बारे में भी। तो चलो ये देख लेते हैं। इन दिस इकनॉमी वेरियस गुड्स आर प्रोड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द सोसाइटी। एब्सोल्युटली ट्रू। सोसाइटी में जैसे नीड होगी उसी हिसाब से जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोड्यूस किए जाएंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। इन दिस इकनॉमी प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स डिपेंड ऑन मार्केट फोर्सेस। अब मुझे आप एक बात बताओ कि प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में मार्केट का तो कोई रोल ही नहीं है। सोशलिस्टिक मॉडल में तो इट इज़ गवर्नमेंट दैट इज़ ऑल पावरफुल। गवर्नमेंट का काम है प्रोड्यूस करना, गवर्नमेंट का काम है डिस्ट्रीब्यूट करना। और क्या गवर्नमेंट का काम है? गवर्नमेंट का काम है प्राइस को डिटरमाइन करना, है कि नहीं? तो मार्केट फोर्सेस तो आ ही नहीं सकती। सेकंड हमने स्ट्रेट अवे एलिमिनेट कर दिया। आंसर पे हम निकल के आ गए 1 और 4। अब इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। प्राइवेट प्रॉपर्टी हैज़ अ प्लेस इन सोशलिस्टिक मॉडल। सोशल इज़ फॉर सोसाइटी एंड सोसाइटी इज़ फॉर कम्युनिटी, कम्युनिटी इज़ फॉर पीपल। कम्युनिटी ओनरशिप की बात है, प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात ही नहीं है, कम्युनिटी की प्रॉपर्टी की बात होती है। 3 हमारा गलत है। क्यूबा की इकनॉमी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सोशलिस्ट इकनॉमी। बिल्कुल, इसके साथ साथ मैंने बताया था आपको देयर इज़ चाइना एंड देन देयर इज़ रशिया। दीज बोथ आर ऑल्सो द एग्जाम्पल्स ऑफ द सोशलिस्टिक इकनॉमी। तो हमारा 1 और 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मिक्स इकनॉमी। मिक्स इकनॉमी का भी मैंने आपको अभी बताया, तो आइए देखते हैं क्या है। इन दिस इकनॉमी ओनली द गवर्नमेंट कंट्रोल्स द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। एब्सोल्युटली रॉन्ग। मैंने आपको क्या बताया था मिक्स्ड इकनॉमी? मिक्स्ड इकनॉमी इज़ एन कॉम्बिनेशन ऑफ सोशलिस्ट मॉडल प्लस कैपिटलिस्ट मॉडल। तो ओनली गवर्नमेंट अगर होगा तो ये तो प्योरली सोशलिस्ट मॉडल हो जाएगा ना। प्राइवेट प्लेयर्स भी होते हैं कैपिटलिस्ट मॉडल के। तो फर्स्ट हमारा ऐसे ही गलत हो गया। फर्स्ट को हमने कर दिया एलिमिनेट, स्ट्रेट अवे हम आंसर पे आ गए 2 और 3। बट आइए आगे इसके ऑप्शंस को भी हम देख लेते हैं। इन दिस इकनॉमी द मार्केट मेक्स अवेलेबल ओनली दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच कैन बी प्रोड्यूस वेल। बिल्कुल। इन दिस इकनॉमी द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स दीज एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज विच द मार्केट फेल्स टू प्रोवाइड। बिल्कुल, 2 और 3 हमारा सही स्टेटमेंट है। नाउ 5 ईयर प्लान का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। द 5 ईयर प्लान स्टार्टेड विद द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लानिंग कमीशन इन द ईयर 1950। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ये। ठीक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? द 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया वेर इंस्पायर्ड बाय द 5 ईयर प्लान्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। नहीं, 5 ईयर प्लान्स का जो कंसेप्ट था दिस वाज बॉर्डर्ड फ्रॉम द रशिया, यूएसए नहीं। ठीक है, इसीलिए हमारा सेकेंड स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल क्या था
5 ईयर प्लान के लॉन्च होने का। अभी देखो, अभी आपको लग रहा होगा कि हमें तो भाई 12 के 12 5 ईयर प्लान को पढ़ना पड़ेगा, उसके अंदर के कंसेप्ट्स और उसके अंदर क्या क्या दिया गया उसको पढ़ना पड़ेगा। मुझे एक चीज़ बताओ, 5 ईयर प्लान कब बना था? इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद बना था। बिल्कुल। हमें बताया जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब हमारे पास खाने को नहीं था, सेल्फ रिलायंस नहीं थे, इक्वालिटी नहीं थी। तो एक डेवलपिंग नेशन, एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है मान लो, जो कि हमारी इंडिया थी इंडिपेंडेंस के टाइम पे। अंडर डेवलप्ड कंट्री से डेवलपिंग कंट्री के लिए जाने के लिए हमें क्या चाहिए होगी? ग्रोथ चाहिए होगी, मॉडर्नाइजेशन चाहिए होगा। कहाँ? टेक्नोलॉजी में, स्पेस में, मैन्युफैक्चरिंग में, हर जगह मॉडर्नाइजेशन चाहिए होगा। सेल्फ रिलायंस चाहिए होगा, सबसे ज़्यादा तो फूड में, डिफेंस में। फिर इक्वालिटी चाहिए होगा। इक्वालिटी से क्या होगा? इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, और सबको मौका मिलेगा ग्रोथ करने का। जब सब ग्रोथ करेंगे तो देश की पर कैपिटा इनकम राइज होगी, और जब देश की पर कैपिटा इनकम राइज होगी तो ये कंट्री ग्रो करेगी। तो ये सब के सब देखो, 1 2 3 एंड 4, ये सारे के सारे तो गोल्स होंगे ही ना उस कंट्री के, जो कि एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है और जिसको डेवलपिंग बनना है। तो यहाँ मुझे बताओ, याद करने का कुछ है ही नहीं। बिल्कुल ये सारे के सारे यहाँ पे इंक्लूडेड होंगे। 1 2 3 4 सब करेक्ट आंसर है। देखो, हर चीज़ ना याद करने के पीछे मत जाया करो, थोड़ा सा लॉजिक और अंडरस्टैंडिंग लगाओ, यू विल बी एबल टू सॉल्व मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉल्स स्टेटमेंट हमें बताना है। ग्रोथ मीन्स इंक्रीज इन द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिल्कुल, पहले हमारे पास क्षमता थी कि हम 100 गुड्स प्रोड्यूस कर पाएँ, बाद में 2 साल के बाद आफ्टर 2 years वी आर एबल टू प्रोड्यूस 200 यूनिट्स, आफ्टर 5 years वी आर एबल टू प्रोड्यूस 1200 यूनिट्स। तो ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है द कंट्री इज़ ग्रोइंग। कंट्री में क्या है? ग्रोथ है कि नहीं? तो ग्रोथ तो इसी को बोलते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट, इन द लैंग्वेज ऑफ इकोनॉमिक्स कंटिन्यूअस ग्रोथ इन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज़ कंसिडर्ड टू बी ऑथेंटिक इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। यस, ये तो जग जाहिर बात है भाई कि जीडीपी का यूज़ किया जाता है कंट्री की ग्रोथ को देखने के लिए। एंड जीडीपी क्या होता है? लेट मी टेल यू, जीडीपी इज़, नोट डाउन कर लो, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड within the territorial boundary of the country। टेरिटरी की बाउंड्री, टेरिटोरियल बाउंड्री के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उसकी वैल्यू इज़ नोन एज दी जीडीपी। तो 15 का हमारा ये भी स्टेटमेंट सही है। फॉल्स स्टेटमेंट हमें बताना है, तो नीदर स्टेटमेंट 1 नॉट स्टेटमेंट 2 हमारा यहाँ पे गलत बताया गया है। नाउ मॉडर्नाइजेशन किसको, क्या क्या मतलब है? अभी मैंने बताया, हर एस्पेक्ट में, इट बी पॉलिटिकल, मे इट बी सोशल, मे इट बी इकोनॉमिक्स के सेंस में, इकोनॉमी के सेंस में, हर जगह यूज़ ऑफ टेक एंड चेंज। चेंज नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव चेंज इज़ मॉडर्नाइजेशन। तो भैया, यूज़ ऑफ यू न्यू टेक्नोलॉजी एंड ब्रिंगिंग अबाउट चेंज इन सोशल एटीट्यूड, दोनों का मतलब हमारा मॉडर्नाइजेशन निकल के आता है। तो 16 का हमारा सी इज़ द राइट आंसर। अब 17 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द फर्स्ट 5 year प्लान was based on the ideas of Mahalanobis। तो फर्स्ट 5 year प्लान नहीं, सेकेंड 5 year प्लान जो है वो महालनोबिस जी ने दिया था। महालनोबिस इस्टेब्लिश द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट इन मुंबई। नो, नॉट मुंबई, कोलकाता में इस्टेब्लिश है। एंड इन्होंने, महालनोबिस जी ने एक जर्नल भी शुरू किया था विच इज़ नोन एज सांख्य।
एंड महालनोबी इज़ कंसिडर द क्रिएटर ऑफ इंडियन प्लानिंग, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। हमें यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट बताना है, तो 1 एंड 2 दो स्टेटमेंट हमारे फॉल्स निकल के आ गए, तो बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। अब 18 देख लेते हैं। The objective of the land reform system introduced in India included, इंडिया में जो लैंड रिफॉर्म सिस्टम आया था उसका क्या वो मोटो था? एलिमिनेशन ऑफ मिडिल मैन एंड मेकिंग रियल फार्मर्स द ओनर ऑफ द लैंड। यस, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अभी अगर पॉलिटी का थोड़ा सा पार्ट याद है तो याद करो। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या था? ज़मींदारी सिस्टम को एबॉलिश कर दिया गया था। ज़मींदारी को क्या किया गया था? एबॉलिश करने का मकसद ही ये था कि फार्मर्स को उनका लैंड दिया जा सके, है कि नहीं? तो मिडिलमैन तो एलिमिनेट हुए ही और फार्मर्स को उनका लैंड मिला। ये हमारे फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में आया था, ये उस टाइम पे ये किया गया। तो ये स्टेटमेंट तो हमारा बिल्कुल सही है। डिटरमाइनिंग द मैक्सिमम लिमिट ऑफ लैंड फॉर द बिग लैंड ओनर्स, बिल्कुल सही बात है। लैंड ओनर्स की मैक्सिमम लिमिट को डिसाइड किया गया। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? कंप्लीटली आउस्टिंग बिग लैंड ओनर्स फ्रॉम देयर लैंड ओनरशिप राइट्स। अब देखो, जितने भी बिग ज़मींदार थे, अगर उनको आप कंप्लीट उनका सारा लैंड आप लेके एंड देन उसको बांट दोगे तो वो लोग तो प्रोटेस्ट करेंगे। जो उन्होंने इल्लीगली लिया है फार्मर्स का, वो तो आप फार्मर्स को वापस कर सकते हो, लेकिन उनका भी जो लैंड है उनका, उसमें से भी अगर आप उनके राइट्स को ले लोगे, लैंड्स के राइट को ले लोगे, तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे कंप्लीटली वर्ड जो है ना, ये स्टेटमेंट को एक्सट्रीम बनाता है। एंड मैंने आपको बाकी जितने पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जितने भी आपको मैंने लेक्चर्स कराए हैं, सब में मैंने आपको ये सिखाया है कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट को हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। ये कम्प्लीटली यहाँ पे एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, दैट इज़ वाई ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। ट्रू स्टेटमेंट की बात करेंगे तो 1 और 2 स्टेटमेंट, ये दोनों स्टेटमेंट हमारे ट्रू रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर है, ठीक है। अब ग्रीन रेवोल्यूशन कब आई थी? 1970s, लेट 1970s में आई थी। पर्पस क्या था? HYV, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए थे, ठीक है। नाउ in the first phase of green revolution, the use of HYV seeds were limited to prosperous states like Punjab, Andhra Pradesh, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड वेस्ट बंगाल। ना ना ना, ये कितने स्टेट ऐड कर दिए। देखो, HYV सीड्स का फर्स्ट जो था ना फेज़, उसमें ये सीड्स दिए गए थे टू पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, कर्नाटका एंड बंगाल नहीं। दैट इज़ वाई ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। इन द फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ओनली वीट ग्रोइंग एरियाज कुड बेनिफिट फ्रॉम HYV सीड्स। येस, वीट की ही एक प्रजाति थी जिसके लिए HYV सीड्स आए थे, तो ये सेकंड स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल ट्रू है। अब थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे, इन सेकेंड फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन द टेक्नोलॉजी ऑफ HYV सीड्स वॉज एक्सपेंडेड टू मेनी स्टेट्स एंड मेनी क्रॉप्स वेयर बेनिफिटेड, बिल्कुल करेक्ट। फर्स्ट स्टेट अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट स्टेज में HYV सीड्स इंट्रोड्यूस किस में हुए थे? वीट में। कौन से स्टेट्स को दिया गया था? पंजाब को दिया गया था, आंध्रा को दिया गया था एंड तमिलनाडु। इन 3 स्टेट्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी इन सीड्स को कल्टीवेट करने की। दैट इज़ वाई हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें कर्नाटका एंड वेस्ट बंगाल ऐड किया हुआ है। सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट हमारा जो है वो करेक्ट होगा। तो 19 का हमारा डी इज़ द राइट आंसर। अब मार्केटेबल सरप्लस क्या होता है? ठीक है, मार्केटेबल सरप्लस होता है वो पार्ट प्रोडक्शन का जो कि फार्मर्स बेचते हैं मार्केट में, ठीक है। पार्ट ऑफ कंजम्पशन प्रोडक्शन केप्ट बाय द फार्मर्स फॉर 1 ईयर कंजम्पशन, ये तो कंजम्पशन हो गया, ये तो उनको खुद के नीड के लिए है, ये सरप्लस कहाँ से हो जाएगा? तो यहाँ से ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। इंटरेस्ट पेड बाय फार्मर्स टू बैंक, अब वो क्या ही है, तो उसका तो कुछ लॉजिक ही नहीं बनता। ए ही यहाँ पे मोस्ट लॉजिकल आंसर है, 20 का ए हमारा जो है वो राइट आंसर है।
नाउ क्वेश्चन नंबर 21, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन द प्राइसेस ऑफ द फूड ग्रेन डिक्रीज कंपेयर टू दी अदर कंज्यूमर गुड्स। इकोनॉमी का एक बेसिक रूल है, अगर प्रोडक्शन ज़्यादा है, सप्लाई ज़्यादा है, तो प्राइस जो है वो हमारा कम हो जाएगा। तो जैसे ही HYV सीड्स आए, हमारी प्रोडक्शन बढ़ गई, हमारा सरप्लस बढ़ गया, तो प्राइसेस जो थे फूड ग्रेन के वो डिक्रीज़ हो गए। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं। लोअर इनकम ग्रुप्स बेनिफिटेड फ्रॉम द रिडक्शन इन द फूड प्राइसेस। ये तो बिल्कुल लॉजिकल है, टू भी हमारा सही है। द गवर्नमेंट हैड नॉट टेकन एनी स्पेसिफिक स्टेप टू असिस्ट स्मॉल फार्मर्स इन टर्म्स ऑफ एक्सीडेड इनपुट। अब बताओ, इंडिया में मिक्स्ड इकनॉमी है जो कि थोड़ा सा स्लाइटली इंक्लाइन टुवर्ड्स सोशलिज्म की तरफ स्लाइट इसका इंक्लाइन है हमारी इंडियन इकनॉमी का। तो आप मुझे बताओ, आज तक गवर्नमेंट हमारी MSP देती है 22 प्रोडक्ट्स पे, ठीक है। तो जो ये सपोर्ट आज दे रही है, जब इंडिया एक फोर्थ लार्जेस्ट इकनॉमी बन चुका है, तो क्या हमारी कंट्री जब ये 1960s के टाइम पे अंडर डेवलप थी और इंडिया के फार्मर्स के पास पैसा नहीं था, तो क्या उस टाइम ये सपोर्ट नहीं दे रही होगी? ये तो बोल रहा है कि कोई एक्शन ही नहीं लिया गवर्नमेंट ने, तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है भाई, गलत स्टेटमेंट है। जो गवर्नमेंट आज तक सपोर्ट दे रही है गवर्नमेंट को, क्या वो इंडिपेंडेंस के टाइम नहीं देती होगी क्या? ग्रीन रेवोल्यूशन में तो गवर्नमेंट ये चाहती थी कि हम अपने प्रोडक्शन को एक्सपेंड करें, जितना मर्जी किसान को क्रेडिट दो, बस वो चाहती थी किसानों को कि आप हमारे HYV सीड्स लगाओ, ठीक है। तो यहाँ पे सपोर्ट नहीं देने का तो कोई सेंस ही नहीं बनता। ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। करेक्ट स्टेटमेंट हमारा होगा 1 और 2। तो 21 क्वेश्चन तक हमने कर लिया है। बाकी के सारे क्वेश्चन आई विल डू इन दी नेक्स्ट क्लास। 37 मिनट्स में मैंने आपको बहुत सारे कंसेप्ट बताए हैं, एंड जो क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं मैंने, ज़रूर उनका आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में लिखना, ठीक है। टिल देन, थैंक यू, कीप स्टडिंग।